हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो कलाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है 2.0। तो उसका जो माइनर टेस्ट हुआ था 5 तारीख को, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर डिस्कस करने वाले किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले की जो टेस्ट सीरीज 1 चल रही है उसके सारी वीडियो अपने यूट्यूब की जो प्ले लिस्ट बनाई हुई है वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, और इससे पहले जो माइनर टेस्ट हुआ था उसकी भी अलग से अपने प्ले लिस्ट बना दी 2.0 की, तो वहाँ मिल जाएंगे। और इसकी क्लास की जो इस टेस्ट की जो PDF है वो सारी अपने जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर 045 सर्च कर लेना, यहाँ पर अपना सारे टेस्टों की PDF मिल जाएगी और बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो। इससे पहले जो है इसके जो अपन ने 46 क्वेश्चन थे 46, वो अपन ने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कर लिए थे। उससे आगे के जो क्वेश्चन है आज करेंगे अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 है। इससे पहले के जो 46 क्वेश्चन है वो अपन ने कल वाली क्लास में देख ली। उससे आगे के जो क्वेश्चन है मनोविज्ञान के, RT के और खेल खिलाड़ी के जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो कौन सा कथन इसमें सही है, एक कथन सही है और 3 असत्य है, तो उसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होकर मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये इसमें ये वाला जो कथन है इसमें सही हो जाएगा। विकास एकल आयामी होता है, ये भी इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि विकास जो होता है बहुआयामी होता है। ठीक है, और विकास जो है अप्रत्याशित होता है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, पियाजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है। ठीक है, तो इसमें किसकी बात की है, पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का जो दूसरा प्रमुख चरण है तो उसकी विशेषता है, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिग्रस्त हो जाते हैं लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दोनों ही ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो A और B दोनों सत्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, और व्यक्तिगत अंतर भिन्नता का सिद्धांत होता है। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत भी होता है। विकास सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रक्रियाओं तक चलता है। ठीक है, ये भी इसमें सही होगा। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है जहाँ कार्य की नैतिकता सामाजिक मान्यताओं से तय होती है। तो लॉरेंस वर्ग है, उसने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताई थी, 6 अवस्थाएं बताई थी, उसके 3 स्तर बताए थे। तो इसमें जो इसका जो संबंध है नैतिक सामाजिक मान्यताओं का जो संबंध है वो कौन से स्तर थे, तो पहला जो स्तर था परंपरागत स्तर उससे था। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51, तो मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण ठीक है कौन सा है, तो वो बताना है अपन को। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, तो एरिक्सन ने दिया था। ठीक है, उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी इसकी। ठीक है, तो उसमें से जो अंतिम अवस्था पूछी है, तो अंतिम अवस्था को किस नाम से जानते हैं अपन, ईमानदारी बनाम निराशा या अखंडता बनाम निराशा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित करती है। तो पियाजे ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, और इसकी कितनी अवस्थाएं बताई थी, 2 अवस्थाएं बताई थी उन्होंने। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी, एक बताई थी रचनात्मक अवस्था जिसकी आयु मानी जाती है 2 से 8 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने दूसरी जो अवस्थाएं बताई थी वो बताई थी आत्म केंद्रियता की अवस्था जिसकी आयु मानी जाती है 9 से 11 वर्ष। ठीक है, तो जो इसमें और मूल रूप से जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, तो वो दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, उन्होंने 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बताए थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं, रचनात्मकता, ऑप्शन नंबर C और D। तो
इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा 4, ठीक है। सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53, पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित समूह है। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? तो 3 से 6 वर्ष, ठीक है। तो उसकी विशेषताएं पहचाननी है। पूर्व बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषता होती है, ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषता होती है? जीववाद की होती है, तैयारी की अवस्था होती है, दल पूर्व अवस्था होती है, प्रश्न पूछता है बच्चा, और खिलौनों की आयु होती है। इसके अलावा क्या होती है? विद्यालय पूर्व अवस्था होती है, टोली पूर्व की अवस्था होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था की ये इसके संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, ठीक है। तो मंद बुद्धि माता पिता के बुद्धि संतान है, और बुद्धिमता माता पिता के मंद बुद्धि का संतान होना। तो ये कौन से सिद्धांत को बता रहा है इसमें? प्रत्यागमन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55, तो आमतौर पर गत्यात्मक कौशल की प्रक्रिया में ये देखने में आता है कि स्थूल कौशल का विकास सूक्ष्म से पहले होता है, ठीक है। और इस सिद्धांत को हम किससे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले हो रहा है स्थूल का, फिर होता है सूक्ष्म का, तो ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ए है इसमें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 56, तो 20वीं सदी बालकों की सदी, ये कथन किसने दिया था? तो किसने दिया था? क्रो ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57, बच्चे के शारीरिक विकास से स्वकाल से संबंधित असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो बालकों की लंबाई वजन की मात्रा बालिकाओं से अधिक है, ठीक है। तो ये कथन इसमें सही है, बालकों की लंबाई और वजन ज़्यादा होता है बालिकाओं से, ठीक है। तो शिशु का वजन जन्म के समय लगभग कितना होता है? तो 3 kg होता है, ये भी इसमें सही है, ठीक है। शैशव अवस्था में दांत निर्मित होते हैं, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। उसके बाद में मस्तिष्क का 90% जो शारीरिक विकास जो होता है वो कौन सी अवस्था में था? तो शैशवावस्था में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें शैशवावस्था में दांत निर्मित होते हैं, ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दांत की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भकाल के 5वें महीने में शुरू हो जाती है, ठीक है। और मनुष्य प्रज्ञात दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है, जो कि प्रौढ़ावस्था में या किशोरावस्था के अंत में दिखाई देते हैं। उसके बाद में सामान्यतः जो किशोरावस्था में जो दांतों की संख्या होती है, तो स्थायी दांत जो कितने होते हैं? 12 होते हैं, और अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, और कुल दांतों की संख्या 32 होती है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। तो सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो क्रो ने दी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की है। तो निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम का चयन करना है, तो ठीक है। जेरोम जो ब्रूनर है उन्होंने अधिगम का एक सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था? संरचनात्मकता का सिद्धांत या निर्मितवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो उन्होंने अधिगम की 3 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? एक तो बताई थी इनएक्टिव, जिसकी आयु मानी जाती है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने दूसरी जो अवस्था बताई थी वो बताई थी आइकॉनिक, ठीक है, उसकी जो आयु है 3 से 12 वर्ष मानी जाती है। उसके बाद में जो तीसरी अवस्था है उन्होंने बताई थी सिम्बोलिक, जिसकी अवस्था मानी जाती है 12 वर्ष के बाद। तो इस ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, तो ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था हरलोक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, तो निम्नलिखित संवेगों को सही क्रम में मतलब कि व्यवस्थित करना है, तो कौन सा क्रम सही है इसमें? तो सबसे पहले आ जाएगी उत्तेजना, उसके बाद में आता है आनंद, फिर क्रोध, फिर ईर्ष्या, सबसे लास्ट में क्या आएगी? ईर्ष्या। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 62, उसके बाद में ये कौन सा टॉपिक आ गया इसमें? जो
रीट मेंस में जो स्पेशल अपने टॉपिक दे रखा है खेल खिलाड़ी वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक जो हुआ था 2024 में, तो किस प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो कौन से उसमें जीता था, तो वो जीता था उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में जीता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अवनी लेखरा के संबंध में अपन अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पैरा इनका जो संबंध है वो कौन से खेल से, पैरा शूटिंग से, ठीक है। और कौन से जिले से संबंध इनका, जयपुर जिले से, ठीक है। इन्होंने पेरिस जो ओलंपिक हुआ था 2024 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुआ था 2020 में, उन्होंने उस टाइम क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था और कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और अवनी लेखरा जो है प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने 2021 में इन्हें द बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इसके अलावा 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड था वो भी इन्हें मिला था। इसके अलावा 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इसके अलावा मुंबई में आयोजित जो समारोह हुआ था उसमें इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो राजस्थान सरकार का जो अभियान है उसमें इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसके संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना। और इसकी जो बुकलेट है उसके जो अपन ने PDF है खेल खिलाड़ी वाली वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। उसमें जो लेटेस्ट जो पूरे डाटा है वो पूरे इसमें डाले गए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से राजस्थान के उस खिलाड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में पैरा शूटिंग खेल में कांस्य पदक जीता तथा 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो कौन सी खिलाड़ी थी वो, तो वो थी मोना अग्रवाल, ठीक है। तो मोना अग्रवाल का जो संबंध है वो कहाँ से है, जयपुर से, ठीक है। मूलतः तो सिक्कर की रहने वाली है, ठीक है। और इन्हें 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, तो वो मिला था अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोना अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, एक तरफ खिलाड़ी दे रखे हैं और दूसरे तरफ दे रखे हैं उससे संबंधित जो खेल है। तो अंजीत सिंह नरूका, तो उनका संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से, ठीक है। और उसके बाद में रजत चौहान, तो रजत चौहान का जो संबंध है वो किससे है, तीरंदाजी से, ठीक है। उसके भावना जाट है, तो भावना जाट का जो संबंध है वो है एथलेटिक्स, ठीक है, पैदल चाल। उसके बाद में रवि बिश्नोई, तो रवि बिश्नोई का जो संबंध है वो है किससे, क्रिकेट से, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है 1 4 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, राजस्थान के खिलाड़ी रितिका सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इनका जो संबंध था वो मालपुरा टोर्क की निवासी थी, तो ये कथन इसमें बिल्कुल सही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय विंटर आइस स्टॉक चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते थे, ये भी इसमें सही है। ये भारत के पहली ट्रांसजेंडर जो है खिलाड़ी है, तो ये कथन भी इसमें सही है। तो इसमें जो तीनों ही कथन सही है, तो ABC इसमें सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 66, तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो राजस्थान की खिलाड़ी अर्शिता जागड़ ने साइकिलिंग में 3 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान ने 24 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा था, तो ये जो ऑप्शन है इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान की एथलीट हंसराज जो दायल थी उन्होंने डिस्कस थ्रो में 63.18 मीटर फेंक कर रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता था, ये भी इसमें सही है। और राजस्थान की तलवारबाज प्रकृति शर्मा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो इसमें ये 3 ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राजस्थान में इसमें जो कुल पदक जीते थे और स्वर्ण पदक जीते थे वो कितने जीते थे, 24 जीते थे, ठीक है। लेकिन जो प्रथम स्थान पे नहीं था राजस्थान था, वो कौन से स्थान पे था, तीसरे स्थान पे। इसके अलावा इसके रिलेटेड जो है अपन पूरा देख लेते हैं किस तरह से इसमें आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 7वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इनका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था बिहार में, कब हुआ था, 4 से
15 मई तक हुआ था, ठीक है। इसमें जो राजस्थान के कुल पदक थे वो थे 60 पदक राजस्थान ने जीते थे। उसमें 24 तो स्वर्ण पदक जीते थे, 12 रजत पदक जीते थे, 24 कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। और राजस्थान का जो स्थान रहा था इसमें प्रथम नहीं था, तीसरा स्थान रहा था, ठीक है। और जो सर्वाधिक पदक जीते थे राजस्थान में इसमें उसमें जीते थे साइकिलिंग में जीते थे, 9 पदक जीते थे, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। तो दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में 5 पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध कौन से जिले से? तो उनका संबंध कौन से जिले से? तो भरतपुर जिले से, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस कोच ने मुक्केबाज में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? तो मुक्केबाजी में किसने जीता था? 2003 में वो जीता था अनूप कुमार ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 69। अब उससे रुआ जाते हैं शैक्षिक परिदृश्य के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होने वाले, ठीक है। आरटी के जो 2009 के संबंध में जो क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो आरटी अधिनियम 2009 की धारा 18 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जा सकता। तो क्या नहीं किया जा सकता? जब तक किसी विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं की जा सकती तब तक वो विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो मान्यता प्राप्त जो है विद्यालय को जो मान्यता दी जाती है उसका जो संबंध है कौन सी धारा से? 18 से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मान्यता, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, ठीक है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्नलिखित में से किन गैर शैक्षिक प्रयोजन के कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती या की जा सकती है, ठीक है। तो पहचानना है अपन को इसमें। तो शिक्षकों की नियुक्ति किस में की जाती है? तो जनगणना में की जाती है, ठीक है। तो जनगणना में बिल्कुल की जाती है। आपदा राहत कार्य उसमें भी की जाती है और चुनाव में भी की जाती है, ठीक है। विधानसभा और संसदीय चुनाव में भी की जाती है और पंचायती राज व स्थानीय निकाय के चुनाव में भी की जाती है। तो किस में नहीं की जाती है उसको आप स्पेशल ध्यान रखना। पल्स पोलियो जो कार्यक्रम होता है उसमें इनकी नियुक्ति जो है नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इन सब में की जाती है और पल्स पोलियो में नहीं की जा सकती। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो चारों ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पल्स पोलियो का ध्यान रखना, ठीक है आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में क्या है? आरटीई अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए जहाँ क्या से अधिक बालक होंगे जहाँ एक पूर्वकालिक प्रधान अध्यापक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो 100 से अधिक विद्यार्थी होंगे ना तो वहाँ पर एक प्रधान अध्यापक होगा, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। 100 से अधिक विद्यार्थी पे एक प्रधान अध्यापक होगा कक्षा 6 से 8 में, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 72। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षिक वर्ष के न्यूनतम शिक्षक जो घंटे होंगे वो कितने होंगे? 1000, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है। और कक्षा उसके लिए कितने होंगे? 1 से 5 के लिए तो उसमें हो जाएंगे 800 घंटे, ठीक है। 800 घंटे हो जाएंगे उसमें और 200 दिन का शिक्षण कार्य दिवस हो जाएगा, ठीक है। और कक्षा 6 से 8 के लिए जो शिक्षक घंटे कितने हो जाएंगे? 1000 घंटे हो जाएंगे और शिक्षक जो दिवस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 220, ठीक है। और एक शिक्षक कार्य के जो घंटे माने जाते हैं प्रति सप्ताह वो माने जाते हैं 45 घंटे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित एक शैक्षिक अधिकारी संस्था होती है। तो कौन सी होती है? तो SIERT, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74। एक तरफ धारा दी गई है और एक तरफ उससे प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। किस धारा का संबंध किससे है तो देखना है अपन को। तो छात्र और शिक्षक जो अनुपात है इसका जो संबंध है वो कौन सी धारा से? तो वो है धारा 25 से, ठीक है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसका संबंध किससे है? तो वो है धारा 29 से, ठीक है।
और विद्यालय विकास योजना एसएमसी के जो कार्य हैं वो कौन सी योजना उसमें है? विकास योजना, तो वो है धारा 22 में। और एसएमसी का गठन किस में होता है? तो धारा 21 में होता है। और प्रवेश के लिए जो आयु का सबूत लिया जाता देखा जाता है, जन्म प्रमाण पत्र, उसका जो संबंध है वो है धारा 14 से। तो इसमें जो चारों ही है वो इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, सुमेलित है सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। तो इसमें क्या दे रखा है? तो आरटी अधिनियम 2009 की धारा 36 के तहत निम्नलिखित में से किन धाराओं में दंडनीय जो प्रावधान की कार्रवाई सक्षम अधिकारी से बिना पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकती? तो कौन कौन से धारा है जिसमें सक्षम जो अधिकारी होता है उसकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकती? तो कौन कौन सी धारा है? तो धारा 13, 18 और 19। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। तो आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो कौन सी धारा के तहत दी गई है शक्ति? धारा 35 के तहत। ऑप्शन नंबर जो है इसमें 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का जो संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका होता है? तो किसका होता है? वो होता है तो राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण जो आयोग होता है उसका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन 78। तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी राज्य में बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया गया है तो वहाँ किसके द्वारा ऐसा प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य का संचालन करे? तो किसके द्वारा किया जाएगा? वो वहाँ की जो समुचित सरकार है उसके द्वारा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुचित सरकार, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन 79। तो उसके बाद में क्वेश्चन 79। एक शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में शिक्षण के दौरान रमन के साथ मारपीट की गई, ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा उस शिक्षक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का उपबंध करती है? तो इसमें जो दंड का जो प्रावधान है कौन सी धारा से है? तो धारा 17 से, ठीक है। तो धारा जो 16 और 17 है वो बालकों हेतु स्वर्ग की धाराएं मानी जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, धारा 17 से संबंध है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या 20 है, परंतु वहाँ केवल 14 शिक्षक की कार्यरत नियुक्त है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार नियम की धारा 26 के उल्लंघन को रोकने के लिए वहाँ न्यूनतम कितने शिक्षक और नियुक्त किए जाने चाहिए? कितने शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए? तो 4 शिक्षक। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। आरटी के, मनोविज्ञान के और खेल खिलाड़ियों से जो संबंधित है वो देख लिए, ठीक है। इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो है एसएसटी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इस क्लास की, अगर इस टेस्ट की आपको PDF चाहिए तो आप अपना जो टेलीग्राम का जो चैनल है स्टडी कॉर्नर 045 को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर अपन की जो सारी टेस्ट की जो PDF है, माइनर टेस्ट 1 और माइनर जो टेस्ट 1.0 की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी अगस्त से, उसके सारे जो पेपर हो चुके हैं 7, वो सारे उसमें अपलोड कर रखे हैं और बुकलेट जो है वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।